नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो टॉपिक है हमारा वो है वायुमंडलीय दाब पेटियाँ। यह विषय बीए सेकेंड ईयर और प्रतियोगी परीक्षा दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। इसे पता है कि पृथ्वी की सतह असमान रूप से गर्म होती है, अर्थात कहीं कहीं पर तापमान या टेम्परेचर ज़्यादा है और कहीं कहीं पर टेम्परेचर कम होता है। अब टेम्परेचर कम होने के जो प्रमुख कारण हैं, जैसे धरातल व महासागरों के गुणों में अंतर। दूसरा प्रमुख कारण है सूर्य की किरणों का तिरछापन। की किरणों का तिरछापन अर्थात जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत प्राप्त होती हैं, जैसे ये हमारा सूर्य है और यदि हम इसे 0 अक्षांश मान लें और इसे हम 90 डिग्री और इसे भी हम 90 डिग्री नॉर्थ और ये साउथ है, तो हम देखते हैं जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट प्राप्त होती हैं, तथा जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणों में तिरछापन आना प्रारंभ हो जाता है, जिससे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता जाता है। यही तापमान जो असमान तापमान का वितरण है, इसी के कारण वायुमंडल में कहीं पर उच्च दाब तो कहीं पर निम्न दाब का क्षेत्र बनते हैं और इसी के कारण वायुमंडलीय दाब पेटियों का निर्माण होता है। यदि हम दाब पेटियों की उत्पत्ति जन्य कारणों को देखें तो यहाँ पर उत्पत्ति के लिए दो प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं। एक है तापमान और दूसरा है गतिजन्य कारण। यदि हम तापमान से संबंधित वायुदाब पेटियों को देखें तो ये दो हैं। पहली है भूमध्य रेखीय निम्नदाब पेटी, दूसरी है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। यदि हम गतिजन्य वायुदाब पेटियों को देखें तो ये है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो यहाँ हम देखेंगे तापमानजन्य और गतिजन्य वायुदाब पेटियाँ। ये हमारा ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यदि हम बात करें तापजन्य वायुदाब पेटियों की तो ये मुख्य रूप से 0 डिग्री या भूमध्य रेखा इक्वेटर प्राप्त होती है और तथा दूसरा है पोल। तापजन्य वायुदाब पेटियां है, ये मुख्य रूप से भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्र के पास प्राप्त होती हैं, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर सूर्य का अधिकतम तापमान प्राप्त होता है, जिससे कि यहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा, और वहीं पर जो 90 डिग्री है यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी प्राप्त होती है, जिससे कि यहाँ पर तापमान कम प्राप्त होता है। जो 0 डिग्री है यहाँ पर दिन व रात बराबर होते हैं, परंतु जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वहाँ पर दिन और रात की अवधि बढ़ती जाती है। यदि ध्रुवों की बात करें तो यहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। वहीं पर दूसरी जो महत्वपूर्ण पेटी है वो है गतिजन्य वायुदाब पेटी, और गतिजन्य वायुदाब पेटियाँ भी दो हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण है आपकी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। याद रखना है कि वायुदाब पेटियों से संबंधित जो कारक है, एक तापमान संबंधित है और दूसरा गति से संबंधित है। तापमान से संबंधित जो कारक है उसके द्वारा भूमध्य रेखीय निम्नदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी का निर्माण होता है। वहीं गतिजन्य वायुदाब पेटियों से या गति संबंधित जो पेटियां बनती हैं उसमें उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्नदाब पेटी का निर्माण होता है। पूरे वायुमंडल में यदि हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो इस पूरी पृथ्वी पर 7 दाब पेटियां प्राप्त होती हैं।
इनमें से सबसे पहली है वो आपकी भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। और जो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है इसका निर्माण 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री नॉर्थ एवं साउथ के मध्य होता है। यदि हम भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी की बात करें तो यहाँ पर हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि यह जो पेटी है यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास ही होती है, अर्थात जो निम्न दाब पेटी विषुवतीय निम्न दाब पेटी है इसका निर्माण भूमध्य रेखा के नजदीक होता है, क्योंकि यहाँ पर इस दाब पेटी में जो सूर्य की किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, जिससे हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। हमें पता है और जहाँ से हवा ऊपर उठती है वहाँ हमेशा लो प्रेशर का निर्माण होता है। इसी कारण से यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र पाया जाता है तथा इसी को हम इसका जो अन्य नाम है इसे हम डोलड्रम कहते हैं। यदि हम पूरे पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से 7 वायुदाब की पेटियां बनती हैं। उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो पहली आपकी है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। यदि हम बात करें भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी की तो यह मुख्य रूप से 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा के पास निर्मित होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें डार्ट पड़ती है जो हवा को गर्म होकर ऊपर उठा देती है तथा यहीं स्थायी निम्न दाब क्षेत्र पाया जाता है। और जो क्षेत्र होता है इसे हम डोलड्रम के नाम से जानते हैं। याद रखना है जो आपकी भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है यह मुख्य रूप से 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होने के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे कि यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। तथा जो विषुवतीय निम्न दाब पेटी है यहाँ पर मुख्य रूप से हम 3 बिंदुओं पर देखेंगे। एक डोलड्रम्स, दूसरा आपका तापीय विषु और तीसरा है ITCZ। तो सबसे पहले डोलड्रम्स के बारे में देखें तो डोलड्रम्स जो होता है यह मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तथा निम्न वायुदाब की मेखला होती है। यहाँ हवाएं प्रायः शांत होती है तथा यह जो शांत पेटी है इसे हम डोलड्रम कहते हैं। तो डोलड्रम के बारे में याद रखना है यह मुख्य रूप से 0 से लेके 5 डिग्री के क्षेत्र में पाया जाता है। 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री अक्षांश के मध्य में पाया जाता है तथा यहाँ जो क्षेत्र होता है यह चक्रवात से मुक्त होता है, क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस बल का प्रभाव नगण्य होता है। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो कोरियोलिस का मान बढ़ता जाता है। यदि हम डोलड्रम्स की बात करें तो डोलड्रम्स एक क्रमबद्ध मेखला के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि यह मौसम के अनुसार अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है। यदि सूर्य के डोलड्रम्स की बात करें तो डोलड्रम्स मुख्य रूप से सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन से संबंधित होता है, अर्थात यदि सूर्य उत्तर की ओर खिसकता है तो डोलड्रम्स भी उत्तर की ओर खिसकेगा तथा जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होता है तो यह अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। डोलड्रम के बारे में फ्लॉन महोदय के अनुसार डोलड्रम का विस्तार 20 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है 200 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है। भूमध्य रेखा के सहारे डोलड्रम के 3 स्पष्ट क्षेत्र बनते हैं। इस बात को याद रखना है कि डोलड्रम के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं तो देखते हैं। जो पहला क्षेत्र है वह हिंद प्रशांत डोलड्रम का विस्तार, ये अफ्रीका के पूर्वी भाग से प्रशांत महासागर में 180 डिग्री देशांतर तक पाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है इसका भूमध्य रेखीय अफ्रीका के पश्चिमी किनारे तथा भूमध्य रेखीय मध्य अमेरिका के पश्चिमी किनारे जो डोलड्रम के लिए उत्तर या जहां पर डोलड्रम निर्मित होता है। डोलड्रम की पेटी में दिन के समय संवहन धाराएं उठती हैं तथा दोपहर के बाद गर्जन एवं चमक के साथ गहरी वृष्टि करती है। सामान्य रूप से डोलड्रम पश्चिम से पूर्व दिशा में हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम
विषुवत रेखीय पछुआ हवा भी कहते हैं। तो हमें याद रखना है, डोलडर्म के क्षेत्र में संवहनीय धाराएं उठती हैं और ये धाराएं दोपहर के बाद गरज एवं चमक के साथ बिजली उत्पन्न करते हैं। जो डोलड्रम है यह मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व दिशा में हवा चलती है, जिन्हें विषुवत रेखीय पछुआ पवन भी कहा जाता है। तो डोलड्रम का जो क्षेत्र है यह मुख्य रूप से 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य में ये पाया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण है वो है तापीय विषुव। और जो तापीय विषुव है यह कोई रेखा नहीं है। तापीय विषुव एक काल्पनिक रेखा है जहां सूर्य की किरणें लंबवत प्राप्त होती है तथा जिससे कि अधिकतम सूर्यताप की प्राप्ति एवं निम्न दाब का क्षेत्र तथा तटझंझा जैसी परिघटनाएं प्राप्त होती है। ये सूर्य के भ्रामक विस्थापन के साथ विस्थापित होती रहती हैं। तापीय विषुव पश्चात जो दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है ITCZ। और जो ITCZ है इसे हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं और यह क्षेत्र विषुवत के समानांतर प्रदेश है जहां पर दक्षिण से पूर्व व्यापारिक पवन एवं उत्तर पूर्वी पवन अभिसरण करती हैं। तो याद रखना है, जो ITCZ है यह विषुवत रेखा के समानांतर प्रदेश है जहां पर दक्षिण से पूर्वी व्यापारिक पवन और उत्तर पूर्वी पवन अभिसरण करती है और अभिसरण के पश्चात वायु का लंबवत संचरण तथा निम्न दाब, मेघ निर्माण एवं वर्षा जैसी सही प्रक्रियाएं प्राप्त होती हैं। यह सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने से विस्थापित होता है, अर्थात जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर जाएगा तो जो ITCZ है इसका खिसकाव भी उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यह 10 से 15 अक्षांशों के तक ही इसमें अंतर प्राप्त होता है क्योंकि जो विस्थापन है दाब पेटियों के विस्थापन से संबंधित होता है। परंतु एक बात याद रखना है, जो ITCZ है इसका सर्वाधिक विस्तार होता है थल पर। जो ITCZ है इसका विस्तार थल पर अधिक होता है, लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, क्योंकि थल पर टेम्परेचर ज़्यादा प्राप्त होता है तथा वहीं जल पर इसका जो विस्थापन है 10 से 15 डिग्री अक्षांश तक ही होता है, क्योंकि ग्रीष्म काल में समुद्र तल के अधिक गर्म होता है, अतः निम्न दाब का क्षेत्र विस्तार जो स्थल पर अधिक होता है। तो ये थी हमारी आज की जो क्लास है, यह मुख्य रूप से विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब पेटी संबंधित है। अन्य जो आपकी क्लासें होंगी वहाँ पर हम पढ़ेंगे अन्य जो वायुमंडलीय दाब पेटियाँ हैं उनमें मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण है वो होगी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, तीसरी आपकी है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी और चौथी है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। इन पेटियों को हम पढ़ेंगे जिसमें से हमने अभी तक केवल भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी के बारे में अध्ययन किया है। तो विद्यार्थियों आपको याद रखना है, इस पूरी पृथ्वी पर 7 मुख्य दाब पेटियां होती है जिसमें भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी 1, बाकी की अन्य पेटियां 2-2 होती, जैसे उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटियां, ये भी एक नॉर्थ में और एक दक्षिण में होगी। दूसरी है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, एक आपकी उत्तरी गोलार्ध में एक दक्षिण ध्रुव में, और तीसरी है आपकी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में पाई जाती है। तो यह पेटियां हमारी जलवायु और पवन प्रणाली को नियंत्रित करती हैं, क्योंकि जलवायु जो क्षेत्र बनते हैं उन क्षेत्रों में इन पेटियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर आपको यह क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।